2018 और $1436 अभी है, और पाम ऑयल जो है 621 था और 1136 पे। तो ये इंटरनेशनल जो प्राइसेस बढ़ी हैं पिछले चंद सालों में, इसमें एक बड़ा अमल दखल जो है वो फूड प्रोडक्शन है और हाई डिमांड। वजह क्या है? कोविड पेंडेमिक और सप्लाई चेन डिसरप्शन। क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है, बिकॉज जब कोविड हुआ है तो लोगों ने जाके ज़ाहिर है काम जो है वो कम किया, और सप्लाई चेन डिसरप्शन भी हुई है, बिकॉज ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारा कुछ बंद हो जाता था, तो इससे ये हुआ। लेकिन हम अपनी अगर इंडिकेटर्स देखें तो हमारी और हम भी इफेक्ट हुए। हम तो इफेक्ट हुए कि हमने IMF प्रोग्राम में गए तो उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, जो 104 से हम जो 167 पे गए, तो जाहिर है कीमतें तो बढ़नी थी। उसके बाद हमारा डिस्काउंट रेट भी बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम हुई, उससे लोगों की इनकम्स भी कम हुई। जब इनकम्स कम होती हैं तो ज़ाहिर है वो जो एक किस्म से बोझ होता है वो ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन हम अगर अपने आप ही फूड इन्फ्लेशन को देखें, क्योंकि इस वक्त हमारी जो CPI है वो तो मैंने आपको बता दिया, फूड इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 2020 के बीच में जुलाई में, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ पीछे की बातें क्या करना, जुलाई 2020 में अर्बन में 15.1 थी और रूरल में 17.8 थी। अब वो गिर के 10.2 हो गई अर्बन में और रूरल में 9.1 हो गई। तो 8% का 5% का तो फर्क पड़ा है अर्बन में, और 7-8% का पड़ा है रूरल में, क्योंकि रूरल में ज़ाहिर है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर अच्छी हो तो वो अपने लिए चीज़ें रख लेते हैं। तो इंटरनेशनल प्राइसेस, हम हमेशा कहते थे कि हमारे फार्मर को जो है इंटरनेशनल प्राइसेस मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और अपनी आमदन बढ़ाए। अब वो एक कन्वोल्यूटेड वे से ये चीज़ हो गई है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, वीट हम इंपोर्ट करते हैं, शुगर हम इंपोर्ट करते हैं, दालें हम इंपोर्ट करते हैं, घी हम इंपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से हम इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक हो गए। तो अब वो प्रोडक्शन तो हम बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन की भी आपने देखा कि एग्रीकल्चर पे तवज्जो नहीं दी गई 15-20 साल। मरा कौन? फार्मर मरा। फार्मर मरा क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी, प्रोडक्शन ही नहीं इंक्रीज की। प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं है तो नेट इंपोर्टर बन गए हम फूड के। लेकिन अब हमारा काम है, अब हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम ये फूड प्रोडक्शन बढ़ाएं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाएं। इसके बीच में इस साल आपने देखा कि बहुत ज़्यादा पैसे रखे गए, लेकिन इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लिंक हो गए इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ। तो अब मैं देख रहा था कल नंबर्स, तो हम प्याज जो हैं खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, आलू का भी यही हिसाब है, टमाटर भी यही चीज़ है। तो इंटरनेशनल एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं जो हमारी यहाँ महंगी हो रही हैं, क्या हमें उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए भी, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक। लेकिन वो कहते हैं कि मार्केट्स को बंद करेंगे तो फिर मार्केट खुलेंगी नहीं, लेकिन इसका एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ लिंक हो गए हम, तो सो हमने करना क्या है? हमने जो है पहले तो प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो हमने देखने हैं कि हमारे जो फार्मर से लेकर रिटेल तक जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितने हैं, और वो बहुत है। फार्मर को इतने पैसे नहीं मिलते जितने कि रिटेलर को चार्ज होते। तो हम एक बड़ा साइंटिफिक री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्रोसेस री इंजीनियरिंग के, फार्मर से लेके रिटेलर तक जो है क्या क्या बीच में स्टेजेस हैं, जिसमें ज़ाहिर है फार्मर की स्टेज है, फिर जिसने खरीदा उससे फिर वो ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है मंडियों से आगे जाके रिटेल जाती है। तो यहाँ जो भी एलिमेंट्स हैं वो कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, ये इसकी हम अभी स्टडी, पूरी साइंटिफिक स्टडी मैं करवा रहा हूँ 8-10 चीज़ों की।
और उधर ये हम उनको स्क्वीज करेंगे ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिवली कि भाई ये तुम 400% ले रहे हो मार्जिन क्यों ले रहे हो भाई। सो आई थिंक वी हैव द एबिलिटी एंड वी विल ट्राई टू डू दैट। तो शॉर्ट रन में तो हम ये जो मैं कह रहा था री इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं इससे हम स्क्वीज करेंगे। हम स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व भी वो भी बिल्ड कर रहे हैं चंद चीज़ों के, क्योंकि जहाँ स्पेकुलेटिव अगर इंक्रीजेज हैं तो हम बैठ के वो फ्लड करेंगे मार्केट को। और अच्छी न्यूज़ ये है कि हमने जो वीट है उसकी जो रिलीज प्राइस है वो 1950 रुपया कर दी है। उससे जो है आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आटे की कीमत गिरेगी और इंशाल्लाह काफ़ी गिरेगी। ये हमने रिलीज बंद कर दी थी मई में क्योंकि वो हार्वेस्ट आ गई थी और उस वजह से, लेकिन अब फिर से हमने रिलीज शुरू कर दी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस शॉर्ट रन में यह है कि हम इसी महीने से इंशाल्लाह टारगेटेड सब्सिडीज देंगे। ये हम पहले नहीं दे रहे थे, हम सिर्फ टारगेटेड सब्सिडीज दे रहे थे अपना इलेक्ट्रिसिटी की और गैस की। हमने निचला तबका है उसके लिए हमने ये प्राइसेस कंट्रोल की थी। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। और ये जो निचली कुछ 40 से 44% जो पॉपुलेशन है उनको ये सब्सिडी कैश सब्सिडी मिलेगी। तो हम इंटरवेंशन कर रहे हैं सीधी सीधी जो कि हमें करनी चाहिए थी और अभी हमारे पास डेटा नहीं था। अब वो एहसास का डेटा आ गया है, हमें पता है कि निचले जो 20% कौन है, 40% कौन है, 50% कौन है। अब क्योंकि हमारे पास एक हाईवे आ गया है तो उसकी वजह से हम उसको टारगेट करेंगे। अगर मैं आपको ये, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमने क्या करना है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमने कमोडिटी वेयर हाउस बनाने हैं, हमने कोल्ड स्टोरेजेस बनाने हैं, हमने एग्री मॉल्स बनाने हैं, ताकि जो फार्मर है और खरीदार है उसका मिलाप करते हैं, बीच में से आड़ती शाड़ती निकालते हैं। उससे दुनिया में यही होता है, दुनिया में ये आड़ती शाड़ती नहीं होता, मिडिल मैन 400%, 500% नहीं करता और फार्मर को एक्सप्लॉइट नहीं करता, क्योंकि वहां एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है। और हम इस दफा हमने बजट में डाले हुए, हमने एग्री मॉल 5000 तो इस साल डाले हुए हैं और ये आपको चीमा साहब बताएंगे कमोडिटी वेयर हाउस और इसके ऊपर कोल्ड स्टोरेज के बारे में। तो अगर आप इंटरनेशनल प्राइसेस देख लें, हुकूमत ने कोशिश की है अपनी जितनी भी उनकी बसात है, कोशिश की है कि वो बेसिकली वो प्राइसेस ना पास ऑन करें जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। मैं कुछ कोट कर सकता हूं आपको। शुगर की प्राइसेस 2020 और 2021 में 48% का इजाफा था, हमने 11% जो है इंक्रीज किया। पाम ऑयल में कुछ 50% और यहां जो है बेसिकली कुछ 35%, 33 से 35%। गंदम में कुछ 32% जो है बढ़ी है कीमत एक साल में, यहां गंदम में है 15% बढ़ी। क्रूड ऑयल 58% बढ़ा है, तकरीबन $44 जो है वो डॉलर पर बैरल से क्रूड प्राइस गई है $70 पे और 58% ग्रोथ की। हमने अपने जितना पीडीएल था वो वापस किया हमने लोगों को, और हमारी सिर्फ जो प्राइस बढ़ी है वो 9.4 के 9.39 बढ़ी। क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने जब प्राइसेस बढ़ रही थी तो हमारे पास जो पेट्रोलियम लेवी पड़ी हुई थी वो हम रिलीज करते गए। इस वक्त हमारे पास बहुत थोड़ी पेट्रोलियम लेवी है, इसका रिस्क है टू द बजट, क्योंकि बजट में हमने पेट्रोलियम लेवी 600 अरब रुपया रखा हुआ है। अगर आप रीजनल वो देख लें तो उसमें भी हम एक किस्म से एवरेज पे जो हमारी जो मुल्क हैं इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उससे बेहतरी है। तो ओवरऑल मैं क्या कहूंगा इसके बारे में, ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि 20 साल पहले जो चीजों की कीमतें थी वो आज नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन होती है, करेंसी डिप्रिशिएट करती हैं। तो जो कोका कोला आप 20 साल पहले जिस प्राइस पे पीते थे या 10 साल पहले, आज वो प्राइस नहीं है और 10 साल बाद भी वो प्राइस नहीं होगी। तो ये एक ये अमल है जो कि बेसिकली जो फैक्चुअल है। तो रीजनल भी हमारी अगर प्राइसेस कुछ ठीक है और इंटरनेशनल से भी बेहतर हैं, तो हमने क्या करना है फिर?
हमारा इशू ये, हमने चंद साल में, पिछले चंद साल में हमने लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ाई, लोगों की आमदन नहीं बढ़ी, और आमदन जब ना बढ़े तो बोझ ज्यादा नजर आता है। तो अभी हमारा काम यह है कि हमने ये करना है कि इसको जो है, जो लिंकेजेस अगर हमारी इंटरनेशनल प्राइसेस से हैं भी सही, तो इसको स्टेबल किया जाए, प्रोडक्शन ज्यादा की जाए, इसको बल्कि कम किया जाए। हमारे में और इंटरनेशनल प्राइस में कोई फर्क होना चाहिए, लेकिन ज्यादा चीज हमें तवज्जो देनी चाहिए। हमने इनकम्स बढ़ानी है, लोगों की आमदन बढ़ानी है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है। और उसमें अगर आप देखें कि अभी हमने जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी की है, उसके अभी ऑलरेडी समरात नजर आ रहे हैं। हमारे जो रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, और रेवेन्यू इसलिए बढ़ रहे हैं कि इकॉनमी बढ़ रही होगी ना, हमारे कुछ तरीकाकार भी ठीक बेहतर होना शुरू हो गया। लेकिन बेसिक चीज तो यह है कि हमारी जो इकॉनमी बढ़ रही है, अब वो किस रेट पे जा रही है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आपकी जो 6% है, 5% है, उससे ज्यादा पे चल रही है। ये अभी वक्त बताएगा। तो हमने इनकम लेवल्स बढ़ाने हैं। इनकम लेवल जब बढ़ाएंगे तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से लोगों की आमदनें नीचे बढ़ेंगी। लेकिन हम यहां नहीं रुक रहे। हम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम इस महीने में हम लॉन्च कर देंगे इंशाअल्लाह। उससे यह है, हम बॉटम अप कर रहे हैं। निचला जो है 4 से 6 मिलियन हाउस होल्ड्स को हम डायरेक्ट जो है वो एबिलिटी देंगे कि वो अपने लिए पैसे कमाएं और अपनी आमदनी ठीक करें। एहसास के थ्रू हम टारगेटेड सब्सिडीज दे रहे हैं। मैंने आपको टारगेटेड सब्सिडीज की बात की, आटा, बिजली, गैस, ये अपना चीनी, घी, दालें, इसकी बात मैंने कर दी है। और सबसे बड़ी चीज जो आपने देखी होगी केपी और उसमें पंजाब में और बलूचिस्तान में अब जो है सेहत कार्ड। सेहत कार्ड एक बहुत बड़ी एक ऐसी जो है इनिशिएटिव है पीटीआई हुकूमत का, जो कि अगर आप किसी से भी पूछें, उनका गरीब लोगों का ये होता है कि कोई आदमी बीमार हो जाए खानदान में तो पूरा का पूरा खानदान ही जो है वो नीचे चला जाता है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक पूरा पैकेज जो आ रहा है कि कामयाब पाकिस्तान के, उसमें ये बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है। अब मैं अपना शिफ्ट करता हूं डेट की तरफ, और डेट की मैं बस सिर्फ थोड़ी सी बात करूंगा। और वो ये है कि जिस वक्त हम लोगों ने ये हुकूमत जो पीटीआई की आई, तो उस वक्त आपको मालूम है कि इनको मजबूरन जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ा। और जब आईएमएफ प्रोग्राम में गए तो उन्होंने इसको उठा के डिवैल्यूएशन कर दी, डिस्काउंट रेट 13.25% पे लेके चले गए। जब 13.25% पे डिस्काउंट रेट लेके चले गए तो उसकी जो डेट सर्विसिंग थी वो 1500 अरब से उठ के तो 2900 अरब पे चली गई सीधी एक ही साल में। तो 150 अरब जो है 1500 अरब जो हम लोग इन्होंने जो उसको फंड करना था, तो उससे डेट बढ़ा। जाहिर है जो आपका फॉरेन करेंसी जो अकाउंट जो है जो डेट था वो रुपए में ज्यादा हो गया, उसका जो है रुपए का जो है वो डेट बढ़ गया। तो 25 टोटल डेट जो था 25.7 ट्रिलियन जो था वो अब तकरीबन 25 ट्रिलियन हो गया, तकरीबन 39.9 इस साल जो है। पहले साल के बीच में 7.7 ट्रिलियन बढ़ गया, दूसरे साल में वो उठ के नीचे कम होकर 3.7 ट्रिलियन बढ़ा, क्योंकि बीच में वो 36.4 हुआ। और अब वो 3.5 ट्रिलियन बढ़ा है पिछले साल। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इन पैसों से काफ़ी पैसे जो हैं वो स्टेट बैंक के रिजर्व्स को बढ़ाने में लगे हैं। इसका मतलब वो पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। अगर आप वो जो इंक्रीज हुआ है स्टेट बैंक के रिजर्व्स, जो कि 12 बिलियन, मेरे ख्याल में 18 में तो 10 बिलियन भी नहीं थे, अब वो 20 बिलियन हो गए हैं। उन 20 बिलियन में से अगर आप आईएमएफ के एसडीआर निकाल दें 2.7 हैं,
उसमें से हमने जो यूरो बॉन्ड वगैरह किया है उसको निकाल दें, 4-5 बिलियन निकाल दें, तो 4-5 बिलियन तो हमने और रिजर्व्स को बढ़ाया है ना। तो और यूरो बॉन्ड भी अगर देखा जाए तो वो भी रिजर्व बढ़े हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो नेट किया जाए तो ये एक आपकी जो एक किस्म से नेगेटिव ग्रोथ होती है, लेकिन मैंने उनमें से वो चीज़ें निकाली नहीं हैं। तो ओवरऑल ये मैं आपको नंबर्स दे दूंगा। जो हमारा नेट डेट जो है वो तकरीबन 74% था 2018 में ऑफ जीडीपी, अब वो बढ़ के 2020 में 85.7 85.7 हुआ और 2021 में 81.8 तकरीबन 3% गिर गया। अगर इसी चीज़ को हम देखें दूसरे तरीके से जिसके बीच में आईएमएफ भी देखता है, क्योंकि सिंगल ट्रेजरी अकाउंट हम खोल रहे हैं, ये जो पैसे यहाँ से हुकूमत से चले जाते हैं और ये डिपार्टमेंट जो जाके बैंकों में रख लेते हैं, गवर्नमेंट डिपॉजिट जिसको कहते हैं आप, उसको अगर आप वो आईएमएफ की यही डेफिनेशन है कि आप पब्लिक डेट को ग्रोस करके उसमें से ये निकाल दें डिपॉजिट्स। वो 66.5% ऑफ जीडीपी जो था 18 में था, फिर वो 80% पे चला गया 2020 में और अब वो 75% पे आ गया। तो वही 4-5% का रिडक्शन हुआ। सो ये जो इकॉनमीज बढ़ती हैं जाहिर है उसके साथ साथ डेट भी बढ़ता है, और हमारी ग्रोथ तो हो नहीं रही थी, ग्रोथ तो अभी होना शुरू हुई है। तो ये आपको एक नज़र आता है कि पहाड़ जो है खड़ा हो गया, लेकिन उसकी यही वजूहत थी कि शुरू के बीच में आईएमएफ प्रोग्राम की वजह से, दूसरा फिर जब कोविड हुआ तो इकॉनमी ने जो है वो एक किस्म से 0.5 जो है नेगेटिव ग्रोथ हुई उसकी वजह से। लेकिन अब जैसे इकॉनमी चलना शुरू हुई है, पिछली दफ़ा तो सिर्फ 3.94 ही हम ले रहे हैं, इस साल अगर 5% प्लस होती है तो ये आप देखेंगे डेट टू जीडीपी जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। तीसरा जो मैं आपके साथ सामने पेश करना चाहता हूं, और बड़ा मुख्तसर, क्योंकि ये मैं आपको ये दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। जो हमारी एसओईज थी वो 2018 के बीच में नेट बेसिस पे कुछ प्रॉफिट बनाती हैं, कुछ लॉस बनाती हैं। नेट बेसिस के फिर वो 204, ये देखें, मैं आपको ये दिखा दूँ, आप देख लीजिएगा। ये 204 अरब रुपए जो प्रॉफिट था, ये 2018 में 286 अरब रुपए का लॉस हो गया नेट। ये तकरीबन 480-88 का ये एक टर्न अराउंड है। ये 204 का जो प्रॉफिट है वो 14-15 में 61 हुआ। ये मैं आपको दे दूंगा, आप यहाँ से देख लीजिए। 2019 जो कि पहला साल था पीटीआई का, उसमें ये लॉस 286 से कम होकर 143 हो गया। अगर इन दोनों में से एनएचए को हटा दिया जाए, एनएचए जो है वो अपनी, उनका कोई वो कारोबार नहीं है, वो पीएचडीपी से उनको पैसे मिलते हैं तो वो खर्च कर देते हैं, वो जो उनके प्रोविंसेस के एनुअल डेवलपमेंट प्लान से पैसे मिलते हैं तो खर्च कर देते हैं। तो अगर उसको निकाल दिया जाए तो 2018 के बीच में 226 का प्रॉफिट था, और 2018 में वो 145 का लॉस हो गया, इसमें से एनएचए निकाल दिया, और 2019 में 31 बिलियन का प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट। तो इसके बीच में जो कि 8-10 जो कल्प्रेट्स हैं जिसको आप कहते हैं, वो इस वक्त आप अगर देखें तो उसमें एनएचए को तो मैं निकाल भी दूं, पीआईए, कैस्को, रेलवेज, लेस्को, पेस्को, मेपको,
ZTBL, पाकिस्तान स्टील, सबको ये कोई काफ़ी इनका जो मेरे ख्याल में 400 कुछ बिलियन जो है ये लूज़ कर गए। सो मकसद क्या है, हम लोगों ने इन्हीं जो बड़ी 10 कंपनियां हैं इन्हीं को हमने पकड़ के इनको टर्न अराउंड करना है। तो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन कमीशन में एक बोर्ड बन रहा है, जिस तरह हमने ये सरमाया पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा, क्योंकि ये कंपनियां जो हैं ये मिनिस्ट्रीज चला रही हैं और हमारे ख्याल में मिनिस्ट्रीज़ के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो इनको सही तरीके से ठीक कर सकें। तो वो हम उनको उस बोर्ड के नीचे देंगे जिसमें वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स होंगे। प्राइवेट सेक्टर के तो होंगे लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे। हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखना चाहते इसमें। और वो इनको स्टेबलाइज करेंगे, इनको तकरीबन टर्न अराउंड करके इनको भेज देंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के नीचे होगा ये सारा कुछ, तो ये आसान हो जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट थे जो कि मैंने आपको एक किस्म से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैं आपसे नहीं बात कर सका था, तो 3 सब्जेक्ट से इसके ऊपर मैंने रन डाउन देना था आपको। बाकी ये है कि मेरे नज़दीक तो नंबर्स तो हमारे पास अभी नहीं आए, क्योंकि ये नंबर्स तो मेरे ख्याल में मैं PBS को कह रहा हूँ कि कोई क्वार्टरली नंबर्स दे दिया करें हमें ग्रोथ के और सेक्टोरल ग्रोथ के, क्योंकि उनके पास तो महीने के महीने आ जाते हैं। तो कोशिश मैं करूँगा कि सितंबर के नंबर्स आ जाएं अक्टूबर में। लेकिन मेरा जो मेरी फीलिंग ये है कि जिस तरीके से हमारे रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं FBR वगैरह, और जिस तरीके से इंपोर्ट्स भी बढ़ना शुरू हो गई, तो हमारी मेरे ख्याल में ग्रोथ जो है ऑन ट्रैक है। जो हम 5% की बात कर रहे थे, 4.85, शायद उससे ज़्यादा ही हो। सो मैं इधर ही रुकूंगा। मैं आपसे कुछ सवालात के जवाब दूंगा, फिर चीमा साहब भी बैठे हैं, फारूक साहब भी बैठे हैं, तो करवा लेते हैं जी। बस अपना मैं चीमा साहब भी बात कर लें, फिर सवालात इकट्ठे लेते हैं, ठीक अगर चलें। नहीं, मेरा ख्याल में तो मैं कुछ थोड़े करके मैं निकल जाता हूँ, फिर आई थिंक चीमा साहब भी बात कर लेंगे। जनाब ये बताइए, खलीक कियानी साहब, ओह आप आ गए, आपका पैगाम आया था कि आप शायद ना आ सके। जी जी सर, सवाल यह है कि आपके जो चेयरमैन FBR है वो 2019 के जो ब्लैक मनी को वाइट करने के जो पैसे हैं उसके रिटर्न लेने के लिए तो तैयार है 2021 में, लेकिन वो लोग जो टैक्स दे चुके हुए हैं और रिटर्न फाइल करने के लिए वो कह रहे हैं कि जी 30 से डेट एक्सटेंड नहीं होगी, जबकि 15 से 20 दिन आपका पूरा सिस्टम FBR का वो डाउन रहा। क्या जवाब है इस चीज़ का? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो जो हमारा सिस्टम जहाँ 15-20 दिन तो खैर नहीं रहा, लेकिन 10 दिन तो ज़रूर रहा है, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि उसकी कोई कॉम्पनसेशन, मैं इसको आई लुक इनटू दैट। ठीक, मैं देख लेता हूँ, वो आपका जेन्युइन सवाल है। जी जी बोलो। सर, आपकी खासियत बिफोर बिकमिंग द फाइनेंस मिनिस्टर ये थी कि आप डोनर्स की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। दैट वाज योर प्रीमियम। आज आपने डोनर्स की लैंग्वेज में बताया कि कीमतें बढ़ रही हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि हुकूमत टारगेटेड सब्सिडीज देने के लिए, इसका मतलब है कि जो बॉटम क्वांटाइल है 20% उसको तो आप यू टेक केयर रखते हैं। क्या बॉटम क्वांटाइल है आपका 20% उसको आप सब्सिडीज देंगे, और जो मिडिल और अपर मिडिल इनकम क्लास है जिसमें आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉल करती है, उनके लिए कीमतें बढ़ रही हैं। तो क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का ये फैसला कि रिलीज प्राइस जो है वीट की 1475 से बढ़ाकर 1950 करना, ऐसे वक्त में जब इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्या इससे मुल्क में मज़ीद महंगाई नहीं बढ़ेगी? और सेकंडली बस एक सवाल, एक देख शबाज, बड़ा सवाल तूने कर लिया, बड़ा उसका आसान सा जवाब है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे पिछली हुकूमत ने वीट के सपोर्ट प्राइस जो है वो जो रखी हुई थी 1250 और पता नहीं कितने अरसे तक रखी हुई थी, उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि फार्मर जो है उसको सही प्राइस नहीं मिल रही थी, और उसने चीज़ें जो हैं वो उगानी बंद कर दी। मतलब वीट की प्रोडक्शन जो है वो स्टैटिक रही, 5 साल वीट की प्रोडक्शन जो है उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है, तो इस हुकूमत ने आके कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, और उन्होंने उसको 1800 कर दिया। ठीक है, 1800 जो है
वो अगर आप इंटरनेशनल प्राइसेस से कंपेयर करें फिर भी कम है, इस वक्त भी कम है, कुछ तकरीबन 200 रुपये या 250 रुपये तो कम है। तो आपने जैसे उसको इंक्रीज़ किया अपने 1800 पे, जब वीट की जो है वो कॉस्ट ही 1800 है सिर्फ, मतलब उसको जो देते हैं फार्मर को, उसके फिर आप और चीज़ें बीच में डालें इंसिडेंटल्स वगैरह, तो अब फिर 14.5 का मतलब ये है कि मैं एक मैसिव सब्सिडी दूँ, मैं को तकरीबन 600 रुपये की सब्सिडी दूँ हर मन के पीछे, तो वो कहाँ से आएंगे पैसे? तो बाद से मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अभी भी 1950 जो है वो हमें बारह नहीं खाता, जो 20 और 40 2040 से 2050 इज़ दी कॉस्ट। 100 रुपया इसमें अभी भी जा रहा है सारे लोगों को, लेकिन 20% नहीं, हम तकरीबन 40% लोगों को हमने आटे के लिए कैश दे देना है। तो हम ये नहीं कर रहे, हम जनरल जो आप बात कर रहे हैं उनको तो हम सब्सिडी दे ही रहे हैं जो जनरल है, लेकिन जो हमारा जो निचला तबका है उसको कैश सब्सिडी दे रहे हैं, वो तकरीबन 35 से 40% लोग हैं, मतलब तो इसका मतलब हम कवरेज कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती मैं कैसे आप कह रहे हैं कि डोनर्स की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, नहीं भाई, मैं तो डोनर्स की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मैं तो पाकिस्तानियों की लैंग्वेज बोलता हूँ कि भाई इनको आप बिल्कुल सब्सिडी, इसलिए मैंने कहा कैश सब्सिडी दें, ये कोई परचून के थ्रू, इसके थ्रू, यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू वगैरह नहीं। अच्छा, अब उस पर भी मैं आता हूँ, आप लोअर मिडिल क्लास की बात की है, हमारे पास इस वक्त हमारे यूटिलिटी स्टोर्स के बीच में कंप्यूटराइजेशन थी नहीं, मिसयूज़ होता था। हम जब कहते थे आप आके ले जाएं और मतलब आपको सस्ता हम देंगे, तो लोग एक ही फैमिली के 4 वो आईडी कार्ड लाते थे और डिफरेंट स्टोर से पैसे ले लेते थे। आपको मालूम है रमज़ान के बीच में यहाँ टोटल कंजम्पशन जो चीनी की है पूरे मुल्क में 18,000 टन पर डे है। ये इस वक्त हो रही है। उस ज़माने में से यूटिलिटी स्टोर की जो कंजम्पशन थी वो 2000 थी, 2000 टन यूटिलिटी स्टोर में निकल जाता था। तो इसका मतलब लोगों के पास तो नहीं जा रहा था ना, वो चंद लोगों के पास जा रहा था, बाकी वो जाके उसको ब्लैक करते। तो अब हम ये कर रहे हैं, वो कंप्यूटराइजेशन आई थिंक तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो है जब हम उसके ऊपर यूटिलिटी स्टोर्स में हम जब सब्सिडी वो देंगे, सस्ती कीमतें देंगे 10-15% वगैरह, वो आपके आम जो मिडिल क्लास, आपकी लोअर मिडिल क्लास को जाएगी। तो एक मैकेनिज्म वो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। जनाब शकील साहब समझ सर ये समझिएगा कि आप पिछले 4-5 माह से स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कायम करने की बात कर रहे हैं और प्राइसेस दूसरे पर ऊपर जा रही है। चीन की 115 पहले बिका ये पाकिस्तान के अंदर, और जो आपने खुद कहा कि 500% प्रॉफिट मार्जिन लोग कमा रहे हैं, तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं, क्या सूबों से आपको मदद मिल रही है जो होनी चाहिए महंगाई को? सूबों से मदद ज़्यादा नहीं मिल रही थी, और अभी जो है वो सूबों से प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके अभी इस पर एक इंटरवेंशन शुरू कर दी है। और वो उसके बाद जो आपको पता क्या है, आपने देखा भी होगा पंजाब में भी चीफ सेक्रेटरी जो है वो चेंज हो गए। लेकिन अदरवाइज़ टू आई थिंक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी वीकली बेसिस पे ये सूबों के साथ बैठे हैं। और हमने जो मैंने आपको कहा है कि देखें, इस तरीके से आप हवा में जो अगर आपने तलवारें चलानी शुरू कर दी तो वो जो होता है वो उसके फिर असल में वो बहाने बना देते हैं। अब अगर हम उनको बता देंगे कि इधर से इधर तक आपने जो है वो आपने फार्मर को इतने पैसे दिए, आपने इसके बीच में दरमियान में इतने पैसे कमाए, जिसका मतलब है 40, 50, 100, अभी कई कमोडिटी की जो आपकी फसलें हैं उसमें तो 400-400, 300% का है। तो जब उनके पास सामने रखेंगे तो उस वक्त हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अभी ये है, आपको मालूम है प्राइस मजिस्ट्रेट्स होते थे जो मुशर्रफ साहब ने निकाल दिए थे। अभी इस चीज़ के ऊपर भी गौर हो रहा है कि क्या उस किस्म का कोई एक निज़ाम वापस लाया जाए, बिकॉज इस वक्त प्राइस कंट्रोल करने के लिए ज़मीन के ऊपर सवाए जो आपके जो डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वो मंडी के थ्रू करते हैं, और मंडी के बीच में जो है उनके जो मंडी के चेयरमैन हैं वो आधे से ज़्यादा हैं ही नहीं, जो होते हैं कई वो वहाँ करप्शन कर रहे होते हैं। तो ऑल दैट कैनॉट बी कंट्रोल्ड इन एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द फाइनेंस मिनिस्टर और इवन द प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स। तो उसको भी हम तय करने की कोशिश करें। जी आखिरी मैं लूँगा जी। ये पूछ रहा था कि अभी आपने मुफ्ती वजह बता दी कि काश्तकारों के लिए करेंगे, इंडस्ट्रीज करेंगे, जो
तनख्वाहदार तबका है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा महंगाई का बोझ सबसे ज़्यादा उन पे आ रहा है, चाहे वो बिजली के बिल हो, गैस के बिल हो, कमोडिटीज़ हो, रोज़मर्रा की अशिया हो। उनके ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए आप इस तरह कोई इक़दाम करेंगे और वो इक़दाम होंगे क्या ताकि उनके ऊपर महंगाई का ज़्यादा बोझ ना आ सके? जी, मैं एक तो मैंने आपको अपने यूटिलिटी स्टोर की बात बताई जिसके भी 15-20% तो हम उसमें उनको अक्रॉस द बोर्ड दिया करेंगे, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होगा तो ये है वो मिसयूज़ नहीं होगा। दूसरा ये है कि जैसे ही हम इकॉनमी बढ़ेगी तो इकॉनमी तो बढ़ेगी इसलिए ना कि कारोबार बढ़ेंगे, उसके बाद लोगों की आमदन बढ़ेगी, तो ये जो आपका सैलरीड लोग हैं इनकी भी तनख्वाहें बढ़ेंगी ना। अभी तनख्वाहें इसलिए नहीं बढ़ी कि ज़ाहिर है जब कोविड हो रहा था तो लोगों को जब लॉस हो रहे थे तो उन्होंने अगर इनको मतलब बाहर नहीं निकाला तो रखा तो तनख्वाहें तो नहीं बढ़ाई ना इनकी। तो अभी तो फिर जब ग्रोथ होगी 4% 5% इकॉनमी की ग्रोथ होगी तो सेक्टर्स जो हैं जो ग्रोथ होगी तो वहाँ जो तनख्वाहदार लोग हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि इनको ये जिस तरीके से इन जो मैंने आपको कहा था कि ये हमने देखना है कि इनकी इनकम लेवल्स कैसे बढ़े। ये जो है ये तो इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ लिंक हो गई हमारी प्राइसेस, इनकी जब तक इनकम्स नहीं बढ़ाएंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। तो हमारा काम ये है कि हम 5-6-7% की ग्रोथ के ऊपर जाएं ताकि इन लोगों के तनख्वाहें जो हैं वो डबल डिजिट बढ़ें और ताकि ये महंगा, और एक साइड पे हम इसको सिंगल डिजिट में लेके आएँ तो ये जो फूड प्राइसेस हैं और या आपकी जो ओवरऑल CPI है, दूसरी तरफ हम उनकी इनकम्स बढ़ाएं। जी एक सवाल और लूँगा बस जी, एक सवाल। अफगानिस्तान जो है वो दोनों अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और क्या हम नियर फ्यूचर में पाकिस्तान का कोई रोल देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और दोनों देशों के दरमियान जो ब्रिज है वो पाकिस्तान बन सके, उनकी प्लानिंग के अंदर पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सके? मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हो सकता है कि हमारी करेंसी, क्योंकि उनके ऊपर डॉलर्स के ऊपर पाबंदी लग गई है, पाबंदी तो नहीं लगी लेकिन जो उनके डॉलर्स पड़े थे $9 बिलियन वहाँ फ्रीज़ हो गए। IMF ने भी उनका प्रोग्राम फ्रीज़ कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने भी कर दिया, तो उनके पास डॉलर्स की कमी होगी तो हो सकता है हमारे साथ वो ट्रेड करें रुपए में। अब ज़ाहिर है कि हम इस वक्त जो बैठ के ये नहीं कर सकते कि हम अगर अफ़गानिस्तान को कोई चीज़ें चाहिए और हम कहें कि नहीं आपके पास डॉलर नहीं है तो हम आपको चीज़ें नहीं देंगे, ये तो हो नहीं सकता। तो उसमें हमने ये कहा कि हम एक कोई मैकेनिज़्म तैयार करेंगे जिसमें हम रुपए में हम उनको एक्सपोर्ट करें। लेकिन अब और भी चीज़ें निकलना शुरू हो गई हैं। चाइना जो है वो मैदान में आ रहा है और वो इंशाल्लाह हम देखेंगे, आप देखेंगे कोई मैकेनिज़्म निकलेंगे। लेकिन ये तय है कि हमने अफ़गानिस्तान की मदद करनी है, उस मतलब ये अगर कोई एक्सपोर्ट्स वहाँ जानी है तो हम करेंगे एक्सपोर्ट्स। और इसमें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जो चीज़ें डॉलर में वो दुनिया से ख़रीद रहे थे अगर वो हमारे से ख़रीदना शुरू हो जाएं तो हो सकता है हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है। इसके ऊपर सिर्फ ये जो आप इसका सवाल आगे करेंगे कि जनाब इसका मतलब है कि हमारे ऊपर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इसके ऊपर क्या वो प्रेशर पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। और उसमें लेकिन ये इतनी ज़्यादा कोई वॉल्यूम है नहीं। अच्छा ये घबराहट हो गई है एक उसमें कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ा है और वो इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं और लोगों ने मतलब घबरा गए हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है और रुपये पे प्रेशर आना शुरू हो गया। 450 अरब रुपया $100 मिलियन जो है वो वैक्सीन्स की इंपोर्ट के ऊपर गया और वो ट्रेड लेवल पे तो रहा है, मतलब इंपोर्ट तो हुई है ना यार, लेकिन नीचे से फंड हो गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ने फंड कर दिया तो नीचे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ज़ीरो इम्पैक्ट है। तो हम वी आर ओके। ये थोड़ा ज़रूर होगा ट्रेड डेफिसिट बिकॉज हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। इसके बीच में आप देखेंगे गाड़ियाँ जो थी 2019-20 के बीच में, जो 20-21 में शुरू में जनवरी जुलाई अगस्त में ऑलमोस्ट ज़ीरो इंपोर्ट्स वगैरह थी क्योंकि वो कोविड था, उसके बाद कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। अब वो पूरी फुल प्रोडक्शन है। तो अगर आपकी आज की डेट देखें तो 2019 की देखें या 18 की देखें तो उसी लेवल पे आ गई हैं गाड़ियों की सेल्स। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये ख्याल है कि ये ज़रूर ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा लेकिन मैनेजेबल होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें हमारा ख्याल है कि ये ओवर हीट होना शुरू हो गई हमारी इकॉनमी तो हम फिर उसके बड़े आसान से ट्वीक हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जी। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। यार ये अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे है, मैं इस वक्त इसके ऊपर मैं नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, नहीं बढ़ी।
इंपोर्ट की मंजूरी दी और वो 108 रुपये चीनी जो है वो इंपोर्ट की और वो पोर्ट पे जो है 108 रुपये की पड़ी, उस पर कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स नहीं लगा। अगर कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स लगेगा तो 130 रुपये की पड़ेगी। और पाकिस्तान में आपने जो चीनी के रेट हैं वो 89.50 जो है वो करंट में। और दूसरा सवाल ये है कि दो सवाल नहीं हो सकते, दो सवाल नहीं हो, मैंने तो आपका सवाल सुनना ही नहीं था, एक आपने कर दिया, बहुत हो गया। और भाई 100, अच्छा देखें यार, आप ज़बरदस्ती ना करें ना, मेहरबानी। आपका तो सवाल मैंने लेना नहीं था लेकिन ले रहा हूँ क्योंकि यू आर ऑब्वियसली बड़ा यू रिस्पेक्टेड पर्सन। देखिए जी, अगर 130 या 125 की कीमत पड़ी क्योंकि इन्होंने अगर डिले कर दिया अपना इंपोर्ट करने में, जो कि इनको कहा गया था जनवरी के बीच में कि भाई ये करो है, तो कुछ इनकी वजूहत हैं जिनकी वजह से इन्होंने डिले की, तो वो द गवर्नमेंट विल हैव टू ईट द डिफरेंस इन प्राइस, यू विल हैव टू, बिकॉज ये 130 पे हम नहीं इसको जाने देंगे, ठीक है ना। इसलिए आप देखेंगे कि इस वक्त तक जो है वो 2 लाख का आज फिर टेंडर आ गया, तो ये हम कीमत को 130 पे नहीं जाने देंगे। अब ये जो जिस तरह है, ठीक है, 89 पे भी नहीं होगी, लेकिन इस वक्त 104 105 पे जो है इसी पे रहेगी। अच्छा जी, आप पीछे कह रहे थे कि बिजली की कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ बिकॉज ये मेरे इल्म में नहीं है कि अक्टूबर में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।